हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 102 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहते हैं एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहते हैं एंड डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर का, या जी पैट का हो गया, या नाइपर का। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही आफ्टर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इसमें जीके एंड एप्टीट्यूड का कुछ सेगमेंट जो है वो भी हम तैयार करते हैं, जिससे कि आपका जो नॉन फार्मा पार्ट है उसकी भी तैयारी जो है वो साथ साथ में चलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, द इम्पल्स ऑफ साउंड इज कंडक्टेड टू द ब्रेन बाय। सो इम्पल्स ऑफ साउंड जो है वो ब्रेन तक कैसे कंडक्ट होती है? सो इट इज़ कंडक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टोटल हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें से जो ऑडिटरी नर्व है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है टू कैरी द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, साउंड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है ब्रेन तक आपकी ऑडिटरी नर्व। देन इसके अलावा अगर मैं ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करूं, सो ऑल्फैक्टरी नर्व एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है स्मेल के रिगार्डिंग। ठीक है, स्मेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कैरी करेगी एंड कहाँ लेकर के जाएगी? ब्रेन तक लेकर जाएगी। देन आती है आपकी ट्रॉक्लियर नर्व। सो ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो बेसिकली आपकी मोटर क्रेनियल नर्व होती है एंड ये आपकी वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। किसके लिए? वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए। देन आती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि विज़न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कैरी करती है टू द ब्रेन। तो ये डिफरेंट आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके फंक्शंस रहते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज। सो लूटियल फेज जो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट फेज है, इस फेज को और किस नाम से जाना जाता है? सो लूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो डिफरेंट फेज होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इन्हीं फेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो आपका बेसिकली 3 से 5 दिन तक रहता है एंड इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका एंडोमेट्रियम है, इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। इसमें आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेल ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सो इट कंसिस्ट ऑफ cells of endometrium, then several secretions, then blood, and unfertilized ovum. So these different things constitute the menstrual flow. तो ये सारी चीज़ें menstrual flow में रहती हैं। इसके अलावा जो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन गॉट रिड्यूस्ड इन menstrual phase of the menstrual cycle. देन सेकेंड फेज जो है वो आपका रहता है फॉलिकुलर फेज एंड फॉलिकुलर फेज को कहा जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो इसका अनदर नाम आपको याद रखना है, इट इज़ नोन एज फॉलिकुलर फेज। अब ये कितने दिन का रहता है? सो इट इज़ बेसिकली 6 to 13 डेज। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सो मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा कि एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन मीन्स मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होती है। फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम जो है वो रीबिल्ट होता है। ठीक है, द एंडोमेट्रियम विल रीबिल्ड इन द फॉलिकुलर फेज एंड इसमें जो आपकी FSH एंड LH होता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो उनकी सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो कि स्टिमुलेट करती हैं आपकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन को। तो ये आपका रहता है फॉलिकुलर फेज में, दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज। देन तीसरा फेज आपका आता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज बेसिकली आपका अराउंड 14 डेज तक रहता है एंड इसमें
आपका जो LH एंड FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका जो लेवल्स हैं वो पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे एंड यहीं पे आपकी जो ओवुलेशन है दैट अकर्स, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन जो है वो होती है। एंड दूसरी कंडीशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक पीक लेवल अटेन कर लेते हैं। देन आता है आपका फोर्थ फेज दैट इज लूटियल फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। अब ये आपका 15 to 28 डेज का रहता है। इसमें जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम, तो इसमें कॉर्पस लूटियम जो है वो सिक्रीट करता है किसको, प्रोजेस्ट्रॉन को, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन होती है कॉर्पस लूटियम के थ्रू। एंड जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है एंड यूट्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीटरी हो जाते हैं, ठीक है, सिक्रीशंस प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये बेसिकली आपके 4 फेजेस रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो इनकरेक्टली मैच हमें बताना है कि कौन सा इसमें रहता है। सो फर्स्ट है ओवरीज, एग्स एंड सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओवरीज जो हैं वो एग्स एंड सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सो दिस इज ट्रू। देन नेक्स्ट है आपका ओविडक्ट्स जो हैं दे सर्व एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट्स जो हैं वो आपके फर्टिलाइजेशन की साइट की तरह सर्व करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन आता है आपका यूट्रस, यूट्रस सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। सो यूट्रस जो है वो बर्थ कैनाल की तरह सर्व जो है वो नहीं करता है। सो जैसे ही एग जो है वो ओवेरी को लेफ्ट करता है, सो ये आपका एग जो है वो फर्टिलाइज होता है एंड खुद को इम्प्लांट करता है ऑन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग पे जो है वो एग अपने आप को, फर्टिलाइज एग जो है वो अपने आप को लाइन अप करता है। एंड जो मेन फंक्शन आपका यूट्रस का रहता है वो फीटस को डेवलप करना एंड उसको नरिश करना, बर्थ से पहले फीटस को नरिश करना एंड डेवलपमेंट, वो किसका काम रहता है, वो यूटेरस का मेन फंक्शन रहता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। बाकी सर्विक्स जो है इट कंटेन्स ओपनिंग टू एम्ब्रायो एंड फीटस, ठीक है, एम्ब्रायो या फिर फीटस के लिए जो है वो ओपनिंग कंटेन करता है आपका सर्विक्स। सो ये आपके डिफरेंट फंक्शंस भी हो गए एंड इसमें इनकरेक्टली मैच पूछा गया था, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगुआनिल इज, सो प्रोगुआनिल क्या है, तो प्रोगुआनिल इज एंटी मलेरियल ड्रग एंड किस कैटेगरी में आता है, सो इट कम्स अंडर बायगुआनाइड कैटेगरी, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एंटी मलेरियल में कुछ कैटेगरीज काफ़ी स्पेसिफिक हैं जिनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक कैटेगरी आपकी आती है 4-अमाइनो-क्विनोलिन। तो 4-अमाइनो-क्विनोलिन में आपको ड्रग्स याद रखने हैं क्लोरोक्विन। द ड्रग्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर इन 4-अमाइनो-क्विनोलिन कैटेगरी इज क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, another one is amodiaquin and pipraquine and pipraquine. So these are the different drugs that are under 4-amino-quinolines anti-malarial category. देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है 8-अमाइनो-क्विनोलिन, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। 8-अमाइनो-क्विनोलिन में आपके ड्रग्स आते हैं प्रीमाक्विन, ठीक है, द ड्रग्स इन 8-अमाइनो-क्विनोलिन कैटेगरी इज प्रीमाक्विन एंड वुलाक्विन। So these are the drugs which comes under 8-अमाइनो-क्विनोलिन कैटेगरीज। इसके अलावा बाइगुआनाइड में एक तो आपका आ गया प्रोगुआनिल, जिसको क्लोरोगुआनाइड भी कहा जाता है, एंड दूसरा ड्रग आप याद रख सकते हैं क्लोरप्रोगुआनिल। सो दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स अंडर बाइगुआनाइड कैटेगरी। देन आते हैं आपके डाई अमाइनो पिरिमिडिन। सो डाई अमाइनो पिरिमिडिन में आपका कौन सा ड्रग आता है, सो इट कंटेन्स पेरीमिथामिन, ठीक है, इसमें आपका ड्रग आता है पेरीमिथामिन, ये आपका है प्रोगुआनिल कैटेगरी में, ठीक है, डाई अमाइनो पिरिमिडिन कैटेगरी में पेरीमिथामिन ड्रग जो है वो आता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आप याद रख सकते हैं
सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन्स, सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन्स, जिसमें आपका आर्टेमीथर आ जाता है, आर्टेमीथर आ जाता है एंड आर्टीथर आ जाता है। इसके अलावा आर्टेसुनेट भी इसमें रहता है, आर्टेसुनेट। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्विनाविर इज, सो सेक्विनाविर क्या है? सो इट इज़ बेसिकली एन एंटीवायरल ड्रग। सो एंटीवायरल ड्रग्स में भी ये आपका प्रोटीएज इनहिबिटर कैटेगरी में आता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी में कुछ अदर कैटेगरीज आपकी रहती हैं, जैसे कि आपके आ गई NRTIs। NRTIs क्या होता है? इट इज़ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इट इज़ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सो इसमें आपके कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? सो इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है जीडोवुडिन, देन डिडेनोसिन एंड जेलसीटाविन, देन स्टावुडिन एंड लेमिवुडिन। इसके अलावा एवाकेविर एंड टेनोफोविर। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी एंटी वायरल की यहाँ पे दी गई है NNRTIs, दैट इज़ नॉन न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें आपको जो ड्रग्स याद रखने हैं वो है आपका नेविरापिन, ये ड्रग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन डेलाविरडिन, ठीक है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कैटेगरी में आते हैं। देन एक कैटेगरी इसमें दी गई है प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसमें आपका सेक्विनाविर ड्रग आता है। इसके अलावा रिटोनाविर इस कैटेगरी में आता है। इंडिनाविर ड्रग जो है वो इसी कैटेगरी में आता है। नेल्फिनाविर ड्रग आता है। देन एम्प्रीनाविर आ जाता है, सो ये डिफरेंट ड्रग। इसके अलावा अगर लोपिनाविर ड्रग जो है, ये भी आपका प्रोटीज इनहिबिटर कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं एंटीवायरल ड्रग्स कैटेगरी में। देन अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो यूजुअली जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की एंड हेयर्स की अपीयरेंस उसके हेड के ऊपर, ये प्रेगनेंसी के किस मंथ के दौरान जो है वो देखी जाती है। सो ये जो भी फीचर्स हैं ये सारे आपके 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो एज यू नो टोटल 9 मंथ्स जो हैं वो आपके रहते हैं प्रेगनेंसी के, एंड 9 मंथ्स में डिफरेंट की डेवलपमेंट्स जो हैं वो फेटस में होती रहती हैं। इन्हीं में स्पेसिफिक मंथ्स की हम कुछ बात करें, लाइक सबसे पहले फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मंथ में बेसिकली आपकी आर्म्स, गिल ग्रूव्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, वेब्ड टोज जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। देन जो आपका सेकेंड मंथ आता है, सेकेंड मंथ में लेंथ जो है वो अराउंड 1.6 सेंटीमीटर हो जाती है, वेट 1 ग्राम तक होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही रेंज जो है वो इसकी रहती है। इसके अलावा रेटिना की डेवलपमेंट, आई कैविटी की फॉर्मेशन होती है। फिंगर्स एंड टोज जो है वो फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, फिंगर्स एंड टोज जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। अपर लिम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है बेंड होना एट एल्बो, एंड जेनिटेलिया बिगिन टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। जेनिटेलिया जो है, जेनिटल पार्ट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन सेकेंड मंथ के बाद आपका आता है थर्ड मंथ में
लेंथ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर तक हो जाती है, वेट अराउंड 14 ग्राम्स तक हो जाता है। एंड इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स जो हैं वो डिसोशिएट होते हैं, जेनिटल्स एंड नेक जो है वो फॉर्म हो जाता है, क्या जेनिटल पार्ट्स एंड नेक इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये डिफरेंट फीचर्स थर्ड मंथ में रहते हैं। देन आता है आपका फोर्थ मंथ। तो फोर्थ मंथ में आपकी लेंथ जो है वो 11.6 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स रहती है, 100 ग्राम तक वेट हो जाता है। एंड हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है, यहाँ पे आपका हार्ट बीट के रिगार्डिंग जो है वो रहेगा, हार्ट बीट ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी। कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, कार्टिलेजिनस टिश्यू जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। एंड ऑल मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आता है आपका फिफ्थ मंथ। सो फिफ्थ मंथ में आपकी लेंथ जो है वो 26 सेंटीमीटर, 300 ग्राम्स तक वेट। एंड मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा रेगुलर हो जाती है। एंड मदर जो है वो उस मूवमेंट को फील करने लग जाती है। एंड हेड एंड बॉडी हेयर जो है वो अपीयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा हेड एंड बॉडी हेयर्स जो है वो अपीयर होते हैं। देन आता है आपका 6 मंथ। 6 मंथ जो है इसमें आपका लेंथ 30 सेंटीमीटर तक रहेगी, अराउंड 600 ग्राम्स जो है वो इसमें वेट रहता है। अब 6 मंथ में जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स जो हैं वो ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, लंग्स एंड लंग सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, लंग्स की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है एंड सर्कुलेशन भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। देन आता है आपका 7th मंथ। 7th मंथ में लेंथ जो है 37.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 1 kg तक वेट हो जाता है। एंड आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो फॉर्म होने लग जाती हैं, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है 7th मंथ में। एंड फैट जो है वो डिपॉजिट होता है स्किन के अंदर, फैट डिपोजिशन जो है वो भी 7th मंथ में स्टार्ट होती है। देन आता है आपका 8th मंथ। 8th मंथ में लेंथ जो है वो 42.4 सेंटीमीटर रहेगी, 1.7 kg तक इसमें वेट आपका रहेगा। एंड इस पर्टिकुलर मंथ में डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट। एंड फीटस जो है वो यूजुअली वाइवल इफ़ बॉर्न, ठीक है, वाइवल हो जाता है अगर वो उस पर्टिकुलर 8th मंथ में बॉर्न हो जाता है। फैट डिपोजिशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फैट डिपोजिशन इंक्रीज़ होती है। एंड ज़्यादातर सेंसेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, सेंसेस, मोस्ट ऑफ द सेंसेस आर डेवलप्ड। देन आता है आपका लास्ट 9th मंथ। सो 9th मंथ जो है वो इट कंटेन्स 48 सेंटीमीटर हाइट जो है वो लेंथ जो है वो रहेगी, 2.6 kg तक वेट जो कि एंड यहीं पे 9th मंथ में जो है वो चाइल्ड जो है वो फुली डेवलप हो जाएगा एंड डिलीवरी सेशंस जो हैं वो शेड्यूल हो जाते हैं। सो ये पूरे 9th मंथ का जो है वो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरेसिन बी इज़, तो एम्फोटेरेसिन बी क्या है? सो बेसिकली ये एक एंटी फंगल ड्रग है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें कुछ ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हम देख लेते हैं। तो एंटी फंगल में आपके एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, जिसमें आपके मेन 2 कैटेगरीज रहती हैं। एक कैटेगरी आपकी रहती है पोलीइंस। पोलीइंस में आपका एम्फोटेरेसिन बी आ जाता है, निस्टेटिन आ जाता है, निस्टेटिन, हेमाइसिन आ जाता है, हेमाइसिन, एंड नेटामाइसिन जो है वो इसमें रहता है। देन एंटीबायोटिक्स में ही दूसरी क्लास आपकी रहती है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, जिसमें आपका ड्रग आता है ग्रेसियोफुल्विन, दूसरी कैटेगरी एंटी फंगल ड्रग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एंटी मेटाबोलाइट, एंड इसमें आपका ड्रग आता है फ्लूसाइटोसिन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल ड्रग है। थर्ड मेन कैटेगरी जो है एंटी फंगल में वो आपकी रहती है एजोल्स में डिफरेंट
कैटेगराइजेशन रहती हैं। एक कैटेगरी इसमें रहती है इमिडाजोल्स, इमिडाजोल्स। सो इमिडाजोल्स में भी आपके फर्दर दो कैटेगरीज रहती हैं। एक आपके टॉपिकल यूज़ वाले आते हैं जिसमें आपका क्लोट्रिमाजोल आ जाएगा, इकोनाजोल आ जाएगा, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। ये आपके सारे कौन से हैं? दीज आर द टॉपिकल इमिडाजोल एजोल कैटेगरी मेन है एंड एंटी फंगल ड्रग्स। एजोल्स में ही दूसरी कैटेगरी जो है वो आपके आती है ट्राई एजोल्स। ठीक है, ट्राइएजोल्स, ट्राइएजोल्स में आपका आता है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड बोरीकोनाजोल। तो ये ड्रग्स आपके ट्राइएजोल कैटेगरी में आते हैं। अब इमिडाजोल कैटेगरी में ही एक कैटेगरी आपकी रह गई है। इमिडाजोल में आपकी एक कैटेगरी रहती है सिस्टमिक ड्रग्स। टॉपिकल हमने देख लिया जिसमें क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल हो गए। सिस्टमिक में आपके कीटोकोनाजोल रहेंगे। ठीक है, सिस्टमिक में कौन सा ड्रग रहेगा? कीटोकोनाजोल। तो ये ड्रग इसमें आपका रहेगा। देन नेक्स्ट इसमें मेन कैटेगरी आपकी आती है अलाइल अमाइन। अलाइल अमाइन में आपका रहता है टर्विनाफिन। अलाइल अमाइन में कौन सा ड्रग रहता है? इट इज़ टर्विनाफिन। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल ड्रग्स भी जो है वो यूज़ होते हैं एज एन एंटी फंगल, जिसमें आपका टॉल नेफ्टेट आ जाता है, टॉल नेफ्टेट, अनडिसाइलेनिक एसिड, अनडिसाइलेनिक एसिड। देन बेंजोइक एसिड भी आपका एंटी फंगल यूज़ होता है। देन साइक्लोपिरॉक्स ओलामिन। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके एंटी फंगल ड्रग्स हैं। सो इसमें हमने पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो देख ली है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। तो सेल साइकिल का कौन सा ऐसा फेज जिसमें जो सेल है वो सेल साइकिल को लीव कर देता है, मीन्स छोड़ देता है। तो ये फेज़ आपका रहता है G0 फेज़, जिसमें आपका सेल जो कि डिवाइड फर्क नहीं हो सकता है वो आपका सेल साइकिल को लीव कर देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल आपकी पूरी मेनली दो फेजेस में जो है वो कैटेगराइज होती है। सो फर्स्ट आता है आपका इंटरफेज, दूसरा आपका आता है माइटोसिस। इंटरफेज में आपके 3 स्टेजेस रहते हैं। ठीक है, जो सेल ग्रोथ होती है एंड डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं वो आपकी इंटरफेज में रहती हैं। एंड इंटरफेज में आपके 3 फेजेस रहते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या रहता है? G1 फेज में आपकी सेल ग्रोथ होती है, S फेज में आपकी डीएनए सिंथेसिस रहती है एंड G2 फेज में मोर ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है, ग्रोथ होती है माइटोसिस के लिए। इंटरफेज के बाद में आपको बताया मैंने माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली इसमें सेल डिवीज़न जो है वो माइटोसिस फेज में रहेगी। माइटोसिस फेज में फर्दर सब फेजेस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज, देन आता है आपका मेटाफेज, देन आता है आपका एनाफेज, देन आता है आपका टेलोफेज। तो इन सभी फेजेस में ट्रेवल करता है आपका सेल जो कि डिवाइड होता है एंड 2 नए सेल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन कर देता है। अब कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो सेल्स जो हैं वो आपके किस में जाते हैं? वो जाते हैं आपके G0 फेज में, जो कि रेस्टिंग स्टेट है, जहाँ पे सेल जो है वो अपने फंक्शंस तो परफॉर्म करता है लेकिन डिवीज़न जो है वो नहीं हो पाती है। तो ये आपकी बेसिक सेल साइकिल प्रोसेस रहता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो दिस कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सेरेब्रम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो ब्रेन के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा ब्रेन ही जो है वो कंट्रोल करता है। तो इसमें आपके मेन 3 पार्ट जो हैं वो आप देखेंगे। तो एक पार्ट आपका आता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम का हमने देख लिया, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये सारे काम किसके होते हैं, सेरेब्रम के रहते हैं। दूसरा आपका रहता है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम जो है वो आपका वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए, वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, पोस्चर एंड स्पीच के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका सेरेबेलम। तीसरा आता है आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है वो आपका, जिसको मेडुला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन को कनेक्ट करता है टू द स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये दोनों कनेक्ट होती हैं किससे, तो दीज आर कनेक्टेड बाय द ब्रेन स्टेम। और ये आपके डिफरेंट इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को। अगर वॉलेंट्री मूवमेंट्स की बात आएगी तो दैट इज सेरेबेलम। अगर इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस की बात आएगी, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग हो गई, तो उनको कंट्रोल करता है आपका ब्रेन स्टेम। सो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो कितनी रहती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो आपकी अराउंड 28 डेज़ के अराउंड रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये हमने सारे डेज़ जो हैं वो देख लिए थे। एक बार दोबारा फेजेस को देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज़ रहते हैं। तो 4 फेजेस मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि आपका 3 से 5 दिन का रहता है। देन आपका रहता है फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकुलर फेज़ जो कि आपका 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक रहता है। देन आता है आपका ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ आपका जो है 14th डे जो है वो आपका ओवुलेटरी फेज़ रहता है। एंड देन आपका आता है लूटियल फेज़। देन आपका आता है लूटियल फेज़ जो कि आपका डे 15 से लेकर के 28 डे तक रहता है। तो ये सारे आपके डिफरेंट फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यहाँ पे 10 फार्मेसी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साथ में हमने देख लिए थे, कुछ फेजेस, कुछ अदर चीज़ें। सो अभी हम मूव करेंगे आज के हमारे जीके के पोर्शन पे। तो जीके में आज जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, जिसमें हम स्टेट एंड फोक डांसेस के ऊपर कुछ ये टॉपिक्स जो हम वो डिस्कस करेंगे। सो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं एंड उनमें जो फेमस स्टेट एंड फोक डांसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी, घंटामरडाला, ओटम थेवल, विधि नटकम, तो ये सारे आपके फोक डांसेस जो हैं वो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। कुचिपुड़ी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं फोक डांसेस के लिए। देन आता है आपका असम। असम में बिहू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन बिछुआ, नट पूजा, महारस, कल्ली गोपाल, बोगुरुम्बा, खेल गोपाल, केनोए, जुमूरा, होपजनाई, तो ये सारे जो हैं वो आपके असम के फोक डांसेस हैं। इसमें भी आप अगेन बिहू जो है वो इम्पॉर्टेंटली याद रख सकते हैं। तो जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आप इजीली आइदर एलिमिनेशन मेथड से, या अगर आपको डायरेक्ट कोई फोक डांस याद है किस स्टेट का है तो आप वैसे इसको आंसर जो है वो कर सकते हैं। देन आता है आपका बिहार। बिहार का जो फेमस फोक डांस है दैट इज़ जटा जटिन, बाको बखई, पनवारियाँ, सामा चकवा एंड विदेशिया। सो ये आपके हैं बिहार के फोक डांसेस। देन है आपका गुजरात। गुजरात का गरबा काफ़ी फेमस है। डांडिया रास, टिप्पनी, जुरियन एंड भवाई, ये सारे आपके गुजरात के फोक डांसेस हैं। देन आता है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका झूमर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पग, डफ, ढमल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। सो झूमर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सुना हुआ नाम है।
एंड रिलेटेडली जो बाकी फोक डांसेस हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेना। देन आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो नाटी काफ़ी फेमस है। सो जोरा, झाली, छारी, धामन, छफेली, महासू, नाटी एंड डांगी। तो ये आपके डिफरेंट फोक डांसेस हैं किसका, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। देन आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपका राउफ, हिकत, मंदजस, कुड, डांडी नाच एंड दामली। तो ये डिफरेंट हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये आप रिपीटेडली जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ याद रहेगा। देन आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में आपका यक्षगन, हुटारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा, लाम्बी, ये आपके फोक डांसेस हैं कर्नाटक के। देन आता है आपका केरला। केरला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल कथकली डांस जो है वो फोक डांस काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड जो है वो ये कथकली फेमस है। देन इसके अलावा ओतम थुल्लल, मोहिनी अट्टम, कई कोटिकली। सो ये डिफरेंट है आपके। मोहिनी अट्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कथकली जो है वो केरला का काफ़ी इंपॉर्टेंट फोक डांस है। देन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका लावनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकला, दशवतर एंड पोवाड़ा। तो ये डिफरेंट हैं आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के फोक डांसेस। देन आते हैं आपके उड़ीसा के ऊपर। सो उड़ीसा में आपकी ओडिसी क्लासिकल डांस, सवरी, घुमारा, पेनका, मुनारी, छाहू। सो ये डिफरेंट आपके उड़ीसा के फोक डांसेस हैं। देन आता है आपका पश्चिम बंगा। सो पश्चिम बंगा में आपका कत्थी, गंभीरा, धाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महल, कीर्तन। तो ये आपके हैं पश्चिम बंगा के फोक डांसेस। देन आता है आपका पंजाब। तो पंजाब में आपका भांगड़ा काफ़ी फेमस है, गिद्धा काफ़ी फेमस है, डफ, धमन, भांड एंड नेक्वल। सो ये भी कुछ अदर फोक डांसेस हैं पंजाब के। देन आते हैं आपके राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान में घूमर वेरी फेमस, चक्री, गनागोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपल, कलवेलिया। सो ये आपके किसके हैं, राजस्थान के फोक डांसेस। देन आते हैं आपके तमिलनाडु के ऊपर। तो तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है भरतनाट्यम। डायरेक्ट क्वेश्चन भरतनाट्यम के ऊपर आ जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल फोक डांस है। तो ये आपका रहता है तमिलनाडु का। एंड कथकली जो है वो आपका केरला का, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। इन दोनों के ऊपर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कूमी, कोलतम एंड कावड़ी, ये भी आपके तमिलनाडु के फोक डांसेस हैं। देन आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, शपेली, जैता, ये आपके उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। देन लास्ट जो इस लिस्ट में आपका देखने को मिलेगा दैट इज़ उत्तराखंड का, जिसमें गढ़वाली, कुमायूनी, कज़ारा, जोरा, रासलीला, छपेली। तो ये आपके डिफरेंट हैं उत्तराखंड के। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंडियन स्टेट्स एंड उनके कुछ फोक डांसेस। तो कुछ मैंने आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप डेफिनेटली याद कर लेना, किस स्टेट का है, कौन सा फोक डांस है, क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।